नौकरी चले जाने के बाद राकेश जी के तीनों बच्चों की जिंदगियां दुखों से भर गई थीं। वो हमेशा गाड़ियों में घूमने के आदी रहे थे, लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करके उनकी हालत बुरी हो जाती। उस दिन भी तेज गर्मी में अनिल घर में वापस आया तो उसकी सफ़ेद शर्ट पसीने से गीली हो रही थी। अरे सामने क्या लगा है, उसकी पत्नी ने घबराकर देखा। वहां पर लाल रंग का निशान था, कहीं खून तो नहीं है। हे भगवान, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? अनिल की पत्नी परेशान हो उठी थी। अरे नहीं, चोट नहीं है, किसी जाहिल आदमी ने पान थूक दिया है। अनिल रुहासा हो गया था। उसकी पत्नी ठंडी सांस लेकर बैठ गई। सामने देखा है आपने, ससुर जी इतनी बड़ी गाड़ी लेकर रोज सुबह ऑफिस जाते हैं और अब वो तो उन्होंने ड्राइवर भी रख लिया है। लगता है जो बिजनेस शुरू किया था वो खूब चल निकला है। बहू ने सारी जानकारी रखी हुई थी। अनिल खामोश सा हो गया। हाँ, लेकिन ना जाने क्यों पिताजी को हमारी हालत नजर नहीं आती। इतने जालिम और कठोर माँ बाप मैंने पहले तो कभी नहीं देखे। वो रोने ही वाला था। उसे अपनी अस्तित्व से घिन सी आ रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसके साथ चिपक चिपक कर बैठने वाले गंदे मैले कपड़ों वाले लोगों के साथ रहते रहते अब उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होता जा रहा था। उसे अपने आप से घृणा होने लगी थी। वो बार बार बातें करते हुए सिर खो जाते। शायद उसके सिर में जुएं भी पड़ गई थी। तभी दरवाज़ा खुला और जितेंद्र और श्याम अंदर आए। उन दोनों के चेहरे पर भी थकन थी और बाल अभी से ही सफ़ेद होने लगे थे। रितिका, रितिका, खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। श्याम कुर्सी पर ढहनेके से अंदाज में बैठते हुए बोला था। डाइनिंग टेबल तो कब का बिक चुका था। अब सब जमीन पर बैठकर ही खाना खाया करते थे। खाना लगाती हूँ, आप कपड़े बदल लें, रितिका ने कहा, लेकिन श्याम अपनी जगह से नहीं हिला। हाँ, जितेंद्र जाकर हाथ मुंह धो आया था। ये क्या यार, आज फिर इतनी पतली दाल बना ली है? 2 दिन से यही दाल खा रहे हैं, आज तो कुछ अच्छा बना लेती। श्याम बोला था, उसके स्वर में बेबसी थी। आपको आपकी सैलरी खत्म हुए तो 15 दिन गुजर चुके हैं। ये तो अनिल भाई ने थोड़े से पैसे दिए थे जिससे घर चल रहा है। जितेंद्र भी सैलरी से ज़्यादातर बिल भरता है। ऐसे में अब रोज़ दाल ही बनेगी जब तक नई सैलरी नहीं आ जाती। रितिका ने गुस्से से कहा तो उठ खड़ी हुई। मैं मायके जा रही हूँ, कुछ दिन के लिए वहीं पर रहूंगी। बच्चों को आप अपने पास रख लें। ये वहाँ पर उल्टी सीधी फरमाइशें करते हैं। मेरे मायके वालों ने ठेका नहीं ले रखा, कोई इनकी जिदें पूरी करती रहें। वो अंदर से अपना तैयार बैग लेकर बाहर आई। श्याम हक्का बक्का रह गया। तुमने मायके जाने की तैयारी कब की? वो हैरान था। पत्नी ने ना जाने कहाँ से नई साड़ी निकाल कर पहन ली थी, लिपस्टिक भी लगा रखी थी और अच्छे से तैयार भी हुई थी। मेरे भाई का दोस्त अमेरिका से आया है और वो दोनों मुझे लेने आ रहे हैं, मैं इसलिए तैयार हूँ, बस आपको बता रही हूँ। उसके अंदाज में रूखापन था। 2 छोटे बच्चे गली में ही ना जाने कहाँ खेल रहे थे। श्याम देखता रह गया। एक बड़ी सी गाड़ी दरवाजे पर रुकी और उसकी पत्नी गाड़ी में बैठकर चली गई थी। श्याम ने अपना सर झुका लिया। गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने तो घरवालों की आंखों में उसकी हैसियत ही खत्म कर दी थी। तीनों भाई परेशान सूरत लिए बैठे थे। जैसे तैसे करके उन्होंने गले से पतली दाल उतारनी शुरू की। उसी पल दरवाजा बजा। जितेंद्र झुंझलाता हुआ उठा और उसने दरवाजा खोला। अंकल, सामने वाली आंटी ने आपके लिए खाना भेजा। एक छोटा सा बच्चा ट्रे हाथ में पकड़े खड़ा था। जितेंद्र ने हैरत से उस ट्रे को देखा। सड़क के पार खुले दरवाजे पर रुक्मिणी देवी खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने जितेंद्र को ट्रे पकड़े देखा तो फौरन से अंदर गुम हो गईं। जितेंद्र को हैरत का एक तेज झटका लगा। माँ बाप ने तो समय हुआ उनका हालचाल पूछना ही छोड़ दिया था, तो फिर आज माँ ने खाना कैसे भेज दिया था? वो हैरत से ट्रे लेकर अंदर चला आया जहाँ सब बैठे हुए थे। माँ ने ये खाना भेजा है। सबके सब एकदम ऐसे हो गए जैसे किसी ने नई जान फूंक दी हो। ट्रे में कई तरह की डिशेज रखी थी, बिरयानी, कढ़ाई पनीर, सलाद और रायता और मीठा। यूँ लगता था जैसे रुक्मिणी देवी ने किसी दावत के लिए खास बनवाया है, अपने बच्चों के लिए भेजा हो। अनिल की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ का दिल नरम हो गया है। चलो सब उनसे माफ़ी मांगते हैं। जल्दी जल्दी ट्रे में रखा खाना खाकर वो सभी रुक्मिणी देवी के घर के सामने आ खड़े हुए थे। सबकी हालत ऐसी थी जैसे गरीब भिखारी हो। नौकर उन्हें पहचानता था, इसलिए नजरें चुरा गया। मैं पहले मालकिन से पूछकर आता हूँ कि आप लोगों को अंदर आने देना है या नहीं। वो अंदर चला गया। अनिल और दूसरे दोनों भाई इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया। शायद आज सच में रुक्मिणी देवी का दिल पिघल गया था। अनिल लपक कर घर के अंदर पहुंचा। बहुत शानदार कोठी थी जिसके हर कोने से अमीरी झलक रही थी। रुक्मिणी देवी सामने ही शानदार से सोफे पर बैठी थीं। उन्होंने कीमती साड़ी पहन रखी थी। कानों में चमकते सोने के झुमके उनकी बहू ने दूर से ही देख लिए थे। सबके कदमों में तेजी आ गई। रुक्मिणी देवी ने भी उन्हें आते हुए देख लिया था। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई फोटो खामोशी से दाईं ओर रखी। अनिल जाते ही माँ के पैरों से लिपट गया। श्याम और जितेंद्र ने भी वही किया। माँ, हमें माफ़ कर दें माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आप दोनों का ख्याल नहीं किया, लेकिन भगवान के लिए हमारे हाल पर दया करें।
हम अब आप दोनों के बगैर नहीं रह सकते, अनिल गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। रुक्मणी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो माँ थी, बच्चों के बगैर इतने समय से किस तरह रह रही थी ये तो उनका अपना दिल ही जानता था। बच्चे दादी दादी करते उनसे लिपट रहे थे। अपने बच्चों को तो शायद वो माफ़ ना करती, लेकिन पोते और पोतियों की शक्लें देखते ही वो सब कुछ भूल सी गई थी। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, इस घर में तुम लोग उस समय तक नहीं रह सकते हो जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें माफ़ ना कर दें, और वो तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं सुनते, रुक्मणी देवी ने बेबस होकर कहा था। और ठीक उसी पल दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। रोते हुए अनिल ने अपनी आंखें साफ की। जितेंद्र और श्याम भी उठ खड़े हुए थे। खुले दरवाजे से राकेश जी अंदर आ रहे थे। सफ़ेद रंग के सूट में उनका व्यक्तित्व बहुत रौबदार लग रहा था। तीनों बेटे अपने आप ही एकदम एक कदम पीछे गए, क्योंकि राकेश जी के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। इन तीनों के यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? रुक्मणी, क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि उन्होंने मुझे अपने घर से किस तरह निकाला था? आज मेरे घर में ये क्यों आए हैं? राकेश जी गुस्से में से बोले थे, लेकिन उनकी आवाज़ दुख के मारे लड़खड़ा रही थी। अचानक ही रुक्मणी देवी उठ खड़ी हुई। बस करें राकेश जी, मैं अपने बच्चों से इससे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। भगवान ने आपको इतनी दौलत दी है, अगर आपने कनाडा में कुछ समय परेशानी में गुजारा तो आज उसका फल भी मिल चुका है। अब अपने बच्चों पर दया करें, उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं होता। रोज रोज के धक्के खाकर इन दिनों की हालत देखें, समय से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं मेरे बच्चे। अब मेरे घर के दरवाजे मेरे बच्चों पर बंद ना करें। आखिर में रुक्मणी देवी की आवाज़ रुहासी सी हो गई थी। राकेश जी जैसे खामोश से हो गए। अनिल ने जितेंद्र और श्याम दोनों को इशारा किया और लपक कर बाप के पैर पकड़ लिए। वो घबरा से गए। पिताजी, हम तब तक आपके पैरों को नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें माफ़ नहीं करते, श्याम गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। राकेश जी कुछ पल तो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, मगर यह सच था कि एक बाप को भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार होता है जितना माँ को। आखिरकार वो जैसे थक से गए। उन्होंने कांपते हाथ अनिल के कंधे पर रखे तो तीनों बेटे एकदम उठ खड़े हुए। उनके चेहरे खुशी के मारे खिल उठे थे। जाओ अपना सामान उठा कर ले आओ, अब तुम लोगों को गरीबी में जीने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है। राकेश जी की आवाज़ सुनकर यूँ लगा जैसे उन्होंने किसी मुर्दा शरीर में जान डाल दी हो। मगर ये शाम के बच्चे इतने ज़्यादा रो क्यों रहे हैं? रितिका साथ क्यों नहीं आई? माहौल थोड़ा शांत हुआ तो रुक्मणी देवी ने नोटिस कर ही लिया। बच्चे बेचैन होकर बार बार बाप के पास आ रहे थे और माँ का नाम ले रहे थे। श्याम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। शायद वो घर की हालत से तंग हो गई थी माँ, इसीलिए अपनी माँ के घर चली गई है। आप चिंता मत करिए, मैं उसे वापस ले आऊँगा, श्याम ने कहा। रुक्मणी देवी ने सिर हिला दिया। सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही अनिल, जितेंद्र और श्याम अपने घर से सारा ज़रूरी सामान उठाकर ले आए थे। सामान बचा ही कितना था, कीमती सामान तो पहले ही बिक चुका था। अनिल ने अगले ही दिन पुराने मकान के ऊपर फिर सेल वो का बोर्ड लगा दिया। उनके चेहरे से खुशी झलक रही थी। रुक्मणी देवी के घर का माहौल तो हैरान कर देने वाला था। राकेश जी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। दिन में कई कई पकवान बनते थे। नौकरों की एक भारी फौज थी जो कोठी के अंदर हर समय काम करती थी। राकेश जी ने अनिल, जितेंद्र और श्याम को नौकरियां छोड़ने को ना कहा था, मगर वो खुद तो जैसे तैयार बैठे थे। उन्होंने अगले ही दिन अपना अपना इस्तीफा जमा किया और सुबह सुबह उठकर तैयार हो गए। जब राकेश जी अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकले तो तीनों बच्चे तैयार सामने ही खड़े थे। राकेश जी को फौरन समझ आ गया कि बच्चे उनके साथ कारोबार में हिस्सा लेना चाहते हैं। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और नाश्ता करने के लिए बैठ गए। पिताजी, आप ऐसा कीजिएगा, फाइनेंस का काम मेरे हिस्से में डाल दें, मुझे वैसे ही बड़ा अनुभव है फाइनेंस के कामों को देखने का। अनिल मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था। राकेश जी भी मुस्कुरा दिए। ठीक है, मैं वैसे भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ अकेले नहीं उठा सकता, मगर याद रखना कि फैक्ट्री के लेन देन के काम में ज़रा ध्यान से रखना, कहीं पर एक रुपए की भी गड़बड़ हुई तो सारा हिसाब खराब हो जाता है। अनिल ने सर हिला दिया। उस दिन वो तीनों ही राकेश जी के साथ काम पर चले गए। रुक्मणी देवी की बहुएं सास के दिए हुए पैसों से खूब सारी शॉपिंग करके ले आई थीं और अब अपनी अलमारी में लटके हुए ब्रांडेड कपड़ों को हैरत से देख रही थीं। अनिल की पत्नी खूब तैयार होकर अपने कमरे से निकल आई थी। बहू, ज़रा मुझे एक कप चाय बना दो, रुक्मणी देवी ने कुछ सामान टेबल पर रखते हुए कहा। बड़ी बहू ने एक नज़र अपने नए सूट और ताज़ा लगे हुए नेल पेंट पर को देखा। अब मैं इनके लिए जाकर चाय बनाऊं, सारी तैयारी खराब हो जाएगी किचन में, उसने झुंझलाते हुए सोचा। मगर सास से फिलहाल बिगाड़ भी नहीं सकती थी। माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ, और मुस्कुराती हुई किचन में गई। सामने ही काम वाली किचन की सफाई कर रही थी। सारे काम छोड़ो और पहले माँ जी के लिए चाय बनाओ, उसने काम वाली को आदेश दिया और सर पर खड़ी रही। चाय बनवाकर उसने उसी के हाथ चाय रुक्मणी देवी के लिए भेज दी, क्योंकि उसके मायके से कॉल आ रही थी। दिन खामोशी से गुजरने लगे। रुक्मणी देवी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। उन्होंने स्वेच्छा से घर की सारी जिम्मेदारी बहू के हाथों में दे दी थी। उस शाम सभी लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। जब दरवाजे से श्याम अंदर आया, उसके साथ रितिका भी थी। वो उसे हल्की हल्की आवाज़ में कुछ समझाते हुए ला रहा था।
रितिका के चेहरे पर बहुत गुस्से के भाव थे, मगर जब उसने कोठी के अंदर की अमीरी को देखा तो एकदम शांत सी हो गई। उसने रुक्मिणी देवी और राकेश जी से यही कहा था कि मायके में उसकी माँ कुछ बीमार थी, इसलिए वो इतना समय वहाँ रुक गई। रुक्मिणी देवी को भला क्या आपत्ति हो सकती थी, उन्होंने सिर हिला दिया। उस दिन नाश्ते की टेबल पर राकेश जी कुछ परेशान से थे। क्या हुआ, आप नाश्ता नहीं कर रहे? रुक्मिणी देवी ने पूछा। अनिल और बाकी दोनों बेटे अब थोड़ी देर से ऑफिस जाया करते थे, इसलिए अब इस टेबल पर वो दोनों अकेले थे। पता नहीं, रुक्मिणी को समझ नहीं आ रहा, अकाउंट्स में लगातार गड़बड़ हो रही है, बड़े बड़े अमाउंट ना जाने कहाँ चले जाते हैं। लेन देन के काम में पहले तो कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई जैसी अब हो रहा है। राकेश जी परेशान थे। रुक्मिणी देवी चुप सी हो गई। कुछ देर बाद वो ऑफिस चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऑफिस से फ़ोन आ गया जिसने पूरी कोठी को हिलाकर रख दिया। राकेश जी को हार्ट अटैक हुआ था, उनका एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ था जिस कारण उन्हें बहुत सदमा लगा था। रुक्मिणी देवी के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा। अनिल अनिल, उन्होंने चिल्लाकर आवाज़ दी। अनिल अंदर कमरे से पत्नी के हाथ में सोने का कंगन पहना रहा था। अनिल एकदम चौंका। क्या हुआ माँ? उसने कमरे के अंदर से ही आवाज़ लगाई, लेकिन रुक्मिणी देवी तो फूट फूट कर रो रही थी। नौकर दौड़कर अनिल के पास आया। ऑफिस से फ़ोन आया था, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। खबर ऐसी थी कि अनिल थोड़ा घबरा सा गया। वो जल्दी से बाहर निकल आया, मगर पीछे उसकी पत्नी आकांक्षा ने जल्दी से अनिल की दी हुई नोटों की मोटी मोटी गड्डियां अलमारी में छुपा दी थी। दोनों बेटे भी जाकर बाहर आ गए थे। अरे माँ, आप रोना धोना बंद करें, हम अभी जा रहे हैं, देखते हैं पिताजी को क्या हुआ है, श्याम ने झुंझलाहट भरे अंदाज में कहा था। रुक्मिणी देवी एकदम चुप सी हो गई। अभी पिताजी को कुछ नहीं हुआ, मरे नहीं हैं वो, जो आप इस तरह से आंसू बहा रही हैं, बड़ी बहू ने मुंह बनाकर कहा था। राकेश जी अभी सिर्फ अस्पताल ही पहुंचे थे कि घर वालों के तेवर दोबारा से बदलने लगे थे। रुक्मिणी देवी खामोश सी हो गई। बच्चे अस्पताल चले गए तो वो बेचैनी से टहलने लगी। शाम के समय अनिल और श्याम ने फ़ोन करके उन्हें बताया कि राकेश जी अभी आईसीयू में हैं। उनके दिल के कई वॉल्व्स बंद हैं और अधिक टेंशन के कारण उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉक्टर्स उनकी कंडीशन अभी काफ़ी सीरियस बता रहे हैं। परेशानी की एक और लहर घर में दौड़ गई थी, मगर इस परेशानी का शिकार सिर्फ रुक्मिणी देवी थी। रात का अंधेरा फैला तो गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। अनिल, श्याम और जितेंद्र तीनों ही वापस आ गए थे और बड़ा खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी ठीक तो हैं? रुक्मिणी देवी ने हैरत से उन्हें वापस आते देखा तो पूछ लिया। अरे नहीं माँ, अस्पताल में इतना टाइम कहाँ रह जाता है, पिताजी की तबीयत को संभालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप चिंता ना करें, अंदर जाकर सो जाएं। मैं अस्पताल के एक लड़के को पैसे देकर आ गया हूँ, अगर कोई काम हुआ तो वो मुझे बुला लेगा। मुझे तो वहाँ के बिस्तरों पर नींद ही नहीं आती। अनिल कहता हुआ अंदर चला गया था। जितेंद्र और श्याम भी अपने मोबाइल थामे अंदर कमरों में चले गए। थोड़ी देर के बाद श्याम बाहर निकला तो उसकी रितिका उसके साथ थी। दोनों ही खूब तैयार हुए थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? रुक्मिणी का दिल घबरा रहा था। रात के 12 बज रहे थे। अपने पिताजी को देखने जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले जाओ, उन्होंने चिंतित होकर पूछा। श्याम झुंझला गया। माँ, और भी काम है दुनिया में, आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहा हूँ रितिका को, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी को देखने आप सुबह चली जाइएगा। चिढ़कर कहते हुए दोनों बाहर निकल गए थे। रुक्मिणी देवी का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दें। बच्चों के ये तेवर उन्हें बहुत कुछ समझा रहे थे। वो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि राकेश जी को कुछ ना हो, मगर शायद अभी उनकी प्रार्थना भगवान ने सुनी नहीं थी। राकेश जी को अगले दिन होश तो आ गया, मगर एंजियोग्राफी और उसके बाद बाईपास सर्जरी होनी थी। उन्हें एक लंबे समय तक आराम करने को कहा गया था। उन्हें ऑफिस के कामों से दूर रहने के लिए भी कहा गया था। खुद वो कुछ दिनों में ही इतना कमज़ोर हो गए थे कि बेड से नीचे पैर भी नहीं रख सकते थे। जिस दिन अस्पताल से घर आए, रुक्मिणी देवी बहुत खुश थी, मगर उन्हें घर लाने वाला उनका कोई बेटा नहीं बल्कि घर के नौकर ही थे। अनिल ने फ़ोन करके कह दिया था कि वो ऑफिस के कामों में बहुत बिजी है और वैसे भी माँ पिताजी के न होते हुए यहाँ का बॉस मैं ही तो हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अनिल ने आराम से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। ना चाहते हुए भी रुक्मिणी देवी ने नौकरों को उन्हें लाने का कह दिया था। और उस समय जब राकेश जी अपने बेड पर लेटे हुए तीनों बेटों के बारे में पूछ रहे थे तो रुक्मिणी देवी बिल्कुल चुप सी हो गई थी। दिन गुजर गया, शाम होने लगी, लेकिन राकेश जी के कमरे में कोई उनका हाल पूछने नहीं आया। बाहर से हंसी मजाक और शोर की आवाज़ें आ रही थीं। सिर्फ नौकर ही थे जो खाने पीने और कोई काम पूछने के लिए राकेश जी के कमरे में आ रहे थे। राकेश जी की आंखें भीगने लगी। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन रुक्मिणी देवी उनके पास से उठी तो राकेश जी इशारे से पानी मांग रहे थे। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, राकेश जी के लिए पानी ले आओ। काम वाली तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। वो पानी भरकर कमरे की जाने लगी। तभी अंदर से बड़ी बहू निकली। ये क्या, तुम हर समय पानी और खाने के कमरे अंदर पहुंचाती रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है? कहा तो था मेरी सहेलियां खाने पर आ रही हैं, पहले उनके लिए खाने की व्यवस्था करो।
बुढ़िया ने पानी लेना हुआ तो खुद आकर ले लेगी। बड़ी बहू के टोकने पर नौकरानी शर्मिंदा सी होकर वापस किचन की ओर मुड़ गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी अब बड़ी बहू के हाथ में थी। नौकरों को सैलरी भी वही दिया करती थी, इसलिए आदेश भी उसी का ही चलना था। रुक्मणी देवी हक्का बक्का रह गईं। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था, बेटे और बहुएं उनके पास शर्मिंदगी के कारण नहीं आए थे, बल्कि उन्हें ये दौलत और राजपाट चाहिए था जो उनके बाप और माँ के पास था। राकेश जी बार बार पानी मांग रहे थे। रुक्मणी देवी घबराकर कमरे से बाहर निकली और पानी का गिलास भर कर ले आईं। उन्होंने सहारे से राकेश जी को उठाकर पानी पिलाया तो तभी अनिल कमरे के अंदर आया। उसके साथ काले रंग का कोट पहने एक वकील भी था। अनिल उससे कोई बात कर रहा था। वकील साहब, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी पेपर्स पर साइन करवाएं। मेरे बहुत से काम सिर्फ इस कारण फंसे हैं कि ये फैक्ट्री कानूनी तौर पर मेरे नाम नहीं है। अनिल कहते हुए अंदर आया था। पिताजी, अब आप थोड़ा ठीक हो गए हैं, आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं, अनिल ने कहा। तो राकेश जी एकदम चौंक से गए। किस तरह के पेपर्स पर साइन करने हैं? उन्होंने वकील के हाथ में फाइल देखते हुए कहा था। अनिल ने एकदम अपना सर उठाया। अब आप बिस्तर पर पड़े हैं, मौत आपसे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर है और आपको ये पड़ी है कि मैं आपसे किन पेपर्स पर साइन करवा रहा हूँ। छोड़ भी दें अब इस दुनिया की चाहत और मोह माया को। क्या चिता पर अपने साथ लेकर जाएंगे? जल्दी से इन पेपर पर साइन करें ताकि ये फैक्ट्री मेरे नाम हो और मैं इसको ठीक तरीके से चलाऊँ। न जाने आपने कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर रखा है, फैक्ट्री का नुकसान कर रखा है, ऊपर से आप न जाने लाखों रुपए हर महीने चैरिटी में क्यों भेज देते हैं। ठेका ले रखा है हमने अनाथों को पालने का। मैं आपकी बेवकूफ़ियाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप चुप करके इन पेपर्स पर साइन करें और हमारी जान छोड़ें। अनिल की आखिरी बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया था। राकेश जी के हलक से कोई आवाज़ न निकली, मगर रुक्मणी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो अपने बाप से? देख नहीं रहे कि वो पहले ही कितना बीमार है और तुम्हें ये फैक्ट्री अपने नाम करवानी है? क्या तुम भूल गए हो कि ये फैक्ट्री सिर्फ इनकी है, तुम लोगों में किसी की नहीं? रुक्मणी देवी ने मुश्किल से अपने ऊपर काबू करते हुए अनिल को कहा था। अनिल सीधा हुआ। तो ठीक है, मैं फैक्ट्री जाना छोड़ देता हूँ। जितेंद्र और श्याम से भी कहता हूँ कि वो भी नहीं जाते। फिर मैं देखता हूँ कि किस तरह घर चलता है। ये तो बिस्तर पर पड़े हैं, आप जाकर बैठ जाइएगा फैक्ट्री में। 2 टाइम की रोटी की लाले ना पड़ जाएं तो आप लोगों को तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अनिल को जैसे गुस्सा आ चुका था। रुक्मणी देवी दंग रह गई थी। वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था कि उनसे जवाब ही न दिया गया। राकेश जी ने हाथ उठाकर मना कर दिया था। इस वकील को कहो यहाँ से चला जाए, मेरा अपना वकील है, आज शाम मैं उसे बुला लूंगा। जो पेपर साइन करवाने हैं उसके सामने रहते हुए होंगे। राकेश जी ने कहा तो अनिल के चेहरे पर खुशी फैल गई। तो आखिरकार पिताजी मान गए थे फैक्ट्री उसके नाम करने को। उसे भला वकील को भेजने में क्या परेशानी हो सकती थी। जल्दी से उसे पकड़कर बाहर ले गया। राकेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रुक्मणी देवी भी खामोश हो गई थी। शायद उन्होंने बच्चों को वापस बुलाकर गलती कर दी थी। बड़ा उत्साह वाला माहौल फैल गया था। सभी को पता चल गया था कि आज शाम में राकेश जी घर और फैक्ट्री उनके नाम करने वाले हैं। अब ये दौलत उनकी होने वाली थी। सभी एक दूसरे के साथ लंबे लंबे प्लान बना रहे थे। सबसे पहले यूरोप जाएंगे, मुझे यूरोप जाने की बड़ी इच्छा है, बड़ी बहू इतराती हुई कह रही थी, जबकि रितिका अभी अपने नाखूनों पर लगा नेल पेंट सुखाते हुए श्याम की ओर मुस्कुराकर देख रही थी, जिसे कुछ दिन पहले वो खुद छोड़कर गई थी। पता नहीं दिन उन्होंने किस तरह काटा। शाम हुई तो सभी बेताबी से लाउंज में टहलने लगे। अंदर लेटे हुए राकेश जी ने बड़ी मुश्किल से फ़ोन पर अपने वकील से संपर्क कर लिया था और उन्हें घर आने का कह दिया था। जिस समय रात का अंधेरा फैलने लगा, वकील घर के अंदर आ गया। अरे अरे वकील साहब, जल्दी से आइए, आपने बड़ा इंतजार करवाया है। अनिल लपक आगे बढ़ा, लेकिन वकील गंभीरता से राकेश जी के कमरे की ओर बढ़ता चला गया। सब घर वालों को बुलाकर ले आई और रुक्मणी देवी, मैं चाहता हूँ जो कुछ हो वो आपके सामने हो। राकेश जी की बात पर श्याम तुरंत उठा। अरे माँ, आप क्यों जा रही हैं? रुक जाइए, मैं खुद ही बुला कर ले आता हूँ। श्याम लपक कर बाहर गया, सभी को घसीटकर कमरे में ले आया। वकील साहब, ये रहे पेपर्स, मैंने पहले ही बनवा लिए हैं, आप इन्हें देख लें। जहाँ जहाँ पिताजी के साइन करवाने हैं आप करवा दीजिए। अनिल ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल बड़ी खुशी से वकील की ओर बढ़ाई। किसी पेपर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, राकेश जी ने पहले ही सारे पेपर्स बनवा रखे हैं। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है सिर्फ इसलिए कि मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख सकूँ, वकील साहब ने कठोर लहजे में कहा। अनिल समेत सारे लोग उठ खड़े हुए। क्या पिताजी ने पहले ही सब चीज़ें हमारे नाम कर दी हैं? मेरे नाम पर क्या क्या है? मुझे तो ये घर चाहिए, शुरू से ही मुझे ये कोठी बहुत पसंद है, श्याम ने खुशी से चहकते हुए कहा था। अरे ऐसे कैसे ये कोठी तुम ले लोगे? हमारा भी हिस्सा है इस घर में, तुमसे अपनी पत्नी तो संभाली नहीं जाती, ये कोठी क्या खाक संभालोगे? जितेंद्र अचानक चिल्लाकर बोला था। अरे बाबा, ये कोठी तुम लोग, लेकिन फैक्ट्री तो मेरे नाम पर ही होगी क्योंकि उसका सारा काम मैं संभालता हूँ, अनिल ने विश्वास से कहा। कमरे में अचानक जैसे बाजार सा लग गया था। अच्छी तरह पता है आप कितना कारोबार संभालते हैं अनिल भाई, मैंने खुद देखा है आपके अकाउंट्स में घपले करते हुए,
और मोटी मोटी गड्डियाँ लाकर भाभी को देते रहते हैं। इसलिए तो आपने डीएलएफ में अपना एक फ्लैट भी ले रख लिया है। आप छुप छुप कर पिताजी की दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पिताजी की फैक्ट्री तो मेरे नाम पर ही होगी। जितेंद्र अचानक चिल्ला उठा। राकेश जी खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। अचानक ही उन्होंने अपना हाथ उठाया। चुप हो जाओ, और वकील साहब को इशारा कर दिया। जब आप लोग सामने वाले घर में रहते थे तो राकेश जी की एक बार तबीयत खराब हुई थी, तभी उन्होंने अपनी वसीयत बनवा ली थी। इस वसीयत के हिसाब से ये घर और फैक्ट्री रुक्मिणी देवी के नाम पर है। उनकी मर्जी से ही इस जायदाद का बंटवारा होगा, लेकिन अगर वो ना चाहे तो इस फैक्ट्री और घर में से आप एक ईंट तक उठाकर अपने नाम पर नहीं कर सकते। बल्कि अगर वो आप लोगों को इस घर से निकालना चाहें तो अभी और इसी समय निकाल सकती हैं। आपका इस घर पर कोई अधिकार नहीं होगा। वकील साहब ने वसीयत पढ़कर सुना दी थी। अनिल समय सबको साफ सूंघ गया। ये सब क्या है पिताजी? आपने हमारे नाम पर कुछ क्यों नहीं रखा? अनिल चिल्ला उठा था। राकेश जी मुस्कुराए। तुम जैसे आस्तीन के सांपों को पहले ही अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दे चुका हूँ। मैंने तुम लोगों को दूसरा मौका दिया, इस घर में रहने की अनुमति दी, कारोबार में हिस्सा दिया, मगर तुम मेरी ही पीठ पीछे जो छुरी घोंपने लगे। उस दिन मैंने तुम्हारे अकाउंट्स का रिकॉर्ड देख लिया था, इसलिए मेरी तबीयत खराब हुई। अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं। मैं कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाऊंगा तो अपना बिजनेस खुद देख लूंगा। तब तक मेरा अच्छा दोस्त आदित्य मेरी कुर्सी पर बैठेगा। मैंने उसे फोन कर दिया है। राकेश जी ने मुश्किल से अपनी बात पूरी की थी। श्याम की पत्नी ने पैर पटक कर देखा। मैंने कहा था ना, तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। फालतू में मेरे मायके से मुझे लेकर आए। अब मैं दोबारा वहाँ जा रही हूँ। मेरे भाई का अमेरिका रिटर्न दोस्त मुझसे शादी करना चाहता है। तुम जैसे फटीचर के साथ मुझे नहीं रहना। पालो अपने बच्चे खुद ही। मुझे तो यहाँ से ये कहकर लाए थे कि माँ पिताजी को बेवकूफ़ बनाकर कुछ ही दिनों में ये मकान अपने नाम करवा लोगे, और क्या मिला तुम्हें? फूटी कौड़ी भी नहीं। पैर पटकते हुए श्याम की पत्नी रितिका कमरे से निकलती चली गई। श्याम भी बौखला सा गया। अनिल अलग सर पकड़े बैठा था। जितेंद्र की भी सूरत ऐसी थी जैसे बस रोने वाला हो, मगर अब राकेश जी और रुक्मिणी देवी इन तीनों पर कोई दया नहीं दिखाने वाले थे। नौकरों ने राकेश जी के आदेश पर इन तीनों को घर से बाहर निकाल दिया था। अच्छा था कि सामने वाला घर अभी बिका नहीं था। शानदार जिंदगी गुजारने के बाद थके टूटे कदमों से अनिल और दोनों भाई जिस समय अपने पुराने घर आए, धूल और मिट्टी ने उनका स्वागत किया। राकेश जी अपने घर में फूट फूट कर रो दिए थे। ये सच है कि लालच का पेट कभी नहीं भरता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।